मोनार्क तितलियों में शीत निद्रा, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं, व देशांतर गमन, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, इसकी विशेष रिकॉर्डिंग मिसेस अनुराधा एम शर्मा ने टेलीस्कोप के द्वारा ये नेचुरल स्टेट ब्रिजेस बीच, सांता क्रूज, कैलिफोर्निया में बखूबी की है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सबसे पहले नर और मादा तितलियों की पहचान हम कैसे करें? तो नर मोनार्क तितली के प्रत्येक पिछले पंख के ऊपरी भाग पर एक काला धब्बा होता है। वे हल्के रंग की होती हैं तथा उनके पंखों में महीन शिराएँ होती हैं। ये विशेषकर पहचान है। और मादा मोनार्क में काले धब्बे नहीं होते तथा उनके पंखों में चौड़ी काली नसें होती हैं। ये उल्टा है यहाँ पर। ये देखिए, नर हल्के रंग के होते हैं, सामने दिख रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, नर के पिछले पंखों पर 2 काले धब्बे होते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, पर दो लिखा हुआ है। तीसरी बात है कि नर की जो नसें हैं वो पतली हैं, वेन्स इनकी, और मादा गहरे रंग की होती है। यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही है। दूसरा पॉइंट है, मादा के पिछले पंखों पर 2 काले धब्बे नहीं होते। और तीसरा पॉइंट है, मादा की जो नसें होती हैं वो मोटी होती है। ये साफ इनकी पहचान है। अब नर और मादा को ऊपर नीचे रख के यहाँ दिखा रहा हूँ कि देखिए, आप तुलना कर सकते हैं कि दोनों में क्या भिन्नता है। तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। लेकिन जब इनके पंख बंद होते हैं तो बाहर से कैसे पहचाने? तो जो तीसरी शिरा है वो मादा में सीधी है, और जो तीसरी शिरा है नर में वो थोड़ी सी गोल है, कर्व्ड है। ऐसे करके हम इनको पहचान सकते हैं। अब हम नेचुरल ब्रिजेस स्टेट बीच पे पहुंच गए। ये रूस्टिंग साइट है, यानी बसेरा है, या इसको हम आश्रय स्थल कह सकते हैं तितलियों का। यहाँ झुंड बना के यह लटकी हुई हैं ये तनों की डालियों के ऊपर। इस माइग्रेशन मैप में देखिए, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, उसके बाद चौथी पीढ़ी। ये चौथी पीढ़ी यहाँ से मैक्सिको से लेकर मैने तक ऐसे करके ऊपर जाती है और 4800 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वापस आ जाती है। और अगर बाईं तरफ देखिए, ये 500 किलोमीटर की यात्रा पैसिफिक कोस्ट कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर यहाँ पर ये अलग करती है। यहाँ सांता क्रूज, सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र की मोनार्क तितलियाँ प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम और रॉकी पर्वत की पश्चिमी ढलानों से कैलिफोर्निया तट पर स्थित नेचुरल ब्रिजेस स्टेट बीच जैसे शीतकाल के लिए प्रवास करती हैं। यहाँ पर ये प्रवास कर रही हैं शीतकाल के समय। ब्लैक हेडेड ग्रॉसबीक और ब्लैक हेडेड ओरियोल जैसी कुछ प्रजातियां हैं चिड़ियों की जो जहरीली मोनार्क का भी शिकार कर लेती हैं, खा जाती हैं। मोनार्क तितलियों के जो लार्वे हैं, कैटरपिलर हैं, वो मिल्कवीड यानी आग की पत्तियों को खाते हैं, जिनमें दूधिया पदार्थ होता है जो कार्डियोसाइड्स होते हैं। उनके खाने की वजह से ये जहरीली हो जाती हैं। इनको भी ये चिड़ियाँ खा जाती हैं। ये सामने बैठी है चिड़िया, ये तो नहीं खाती, ये तो पेलिकन्स हैं और सीगल्स हैं, ये नहीं खाती हैं। पर इनके आसपास ही वो जो काले सिर वाली चिड़िया है वो भी यहाँ रहती हैं इन पहाड़ों पे, और वो उनको बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, इसलिए इनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने घोषित कर दिया है इन तितलियों को कि ये एंडेंजर्ड है और रेड लिस्ट में आ गई हैं, यानी संकटग्रस्त है। प्रवास के लिए 4800 से लेकर 6400 किलोमीटर की यात्रा करने वाली मोनार्क तितलियों को पहली बार IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो यदि इन तितलियों के विषय में अभी कुछ ना किया गया तो भविष्य में ये तितलियाँ विलुप्त हो जाएंगी। ऐसे में इस पूरी प्रजाति का अस्तित्व ही खतरे में हो जाएगा। तो सर्दियों में मैक्सिको और कैलिफोर्निया से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA और कनाडा की ओर गर्मियों के प्रजनन के लिए मैदानों में प्रवास के लिए जानी जाती हैं ये तितलियाँ। ये पेलिकन्स जो सामने आपके बैठे हैं और जो सीगल्स हैं, ये मछलियाँ खाते हैं। ये नुकसानदायक नहीं है तितलियों के लिए, और ये खाली मछलियाँ खाते हैं और बीट करते हैं सफ़ेद, तो सारी की सारी जो दीवारें हैं पहाड़ की सारी सफ़ेद हो गई। अब प्रशांत महासागर से ये वृक्षों का ये गोल झुंड है, इसे कहते हैं ग्रोव। ये सब तितलियों का झुंड है, यहाँ पर आके ये इकट्ठी हुई हैं ताकि ये विंटर में यहाँ अपना समय बिता सकें। यह प्रवास पीढ़ीगत है, अर्थात सर्दियों में देखी गई तितलियाँ पिछले वर्ष की तितलियों की परपोती हैं।
यह विशिष्ट पीढ़ी शीतकाल में जीवित रहने के लिए 6 से 8 महीने तक जीवित रहती है, जो सामान्य मोनार्क की तुलना में काफ़ी अधिक है। ये ज़्यादा लंबी जीती है, 6 से लेकर 8 महीने तक। ये यहाँ पर फड़फड़ा रही, इनकी आवाज़ आप सुनिए। और बसंत ऋतु में ये दीर्घायु तितलियाँ दूधिया पौधों पर अंडे देने के लिए उत्तर और पूर्व की ओर उड़ती हैं। मिल्कवीड कहते हैं उन पौधों की ओर उड़ती हैं तथा बाद की पीढ़ियाँ पश्चिम में फैल जाती हैं, जब तक कि शरद ऋतु का प्रवास पुनः शुरू नहीं हुआ था। दोबारा से प्रवास नहीं शुरू हुआ था, तब तक ये यही काम करती हैं। मोनार्क तितलियाँ केवल यूकेलिप्टस के पेड़ों पर ही शीत निद्रा नहीं करते, बल्कि ये एक पसंदीदा और आम विकल्प है, क्योंकि ये पेड़ स्थिर तापमान, नमी और हवा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कहलाता है कुंज। ये कुंज है, कुंज मतलब गुच्छा, ग्रोव बोलते हैं इसको। ये ऐसा करके वे एक दूसरे की गर्मी मिलती रहती है और ये जीवित रहती हैं। खासकर जब ये सांता क्रूज के नेचुरल ब्रिजेज स्टेट बीच की घाटी जैसे विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु वाले क्षेत्रों में समूह में होते हैं। 330 फुट की ऊंचाई से जो आवाज़ आ रही है तितलियों के फड़फड़ाने की, तो ये विशेष कैमरा से और विशेष रिकॉर्डर से इनको रिकॉर्ड किया गया है, जो आपको यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है। ये तितलियाँ विशेषकर यूकेलिप्टस के पेड़ का ही क्यों चुनाव करती हैं, उसका कारण क्या है? यूकेलिप्टस वृक्ष की लंबी दराती के आकार की पत्तियाँ तितलियों के लिए अपने लंबे पैरों से चिपकने के लिए एक आदर्श सतह है। एक तो कारण ये है, जैसे सर्दियों में मधुमक्खियाँ छतों पर घिरी रहती हैं, और या जो बर रहे हैं वो छतों पर घिरी रहती हैं हर समय, क्योंकि ये पोइक्लोथर्मल एनिमल्स हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी ये जल्दी अपना तापमान खो देती हैं, इसलिए मरने की संभावना होती है। इसलिए गुच्छे बना के रहती हैं। यहाँ देख रहे हैं सामने कितने सारे गुच्छे ये लटके हुए हैं, जैसा लग रहा है जैसे अंगूर लटके हों। दूसरा कारण ये है कि यूकेलिप्टस के पेड़ सर्दियों में लगभग नवंबर से मई तक खूब फूलते हैं, खिलते हैं, जो अन्य खाद्य स्रोतों के दुर्लभ होने पर पराग का सुविधाजनक और प्रचुर स्रोत प्रदान करते हैं। मतलब खूब परागकण इससे मिलते हैं इनको, तितलियों को। तो दिन के समय में ये जब धूप पड़ती है तो यह फूलों पर उतर आती हैं, खूब पराग खाती हैं और नेक्टर चूस। यूकेलिप्टस 175 वर्षों पहले ही पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। यद्यपि यूकेलिप्टस गैर देशी वृक्ष है, जिन्हें 1850 के दशक में लाया गया था, मोनार्क ने इन वृक्षों का उपयोग करना अपना लिया है। पहले नहीं करती थी। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस रेगनेंस माना जाता है। इसका सबसे ऊंचा मापा गया नमूना सेंचुरियन कहलाता है, जो 100 मीटर यानी 330 फुट से भी अधिक ऊंचा है। तो नवंबर के दौरान ये पेड़ तितलियों के लिए अमृत नेक्टर का एक विश्वसनीय खाद्य स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपनी ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलती है। यही कारण है कि यूकेलिप्टस के ऊपर ही ये हमेशा झुंड बनाती है। फूल के नीचे का जो भाग है हरे रंग का, वो आगे चल के फल बन जाता है। दुनिया का सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म, जो एक तटीय रेडवुड सिकोया सेम्परवीरेंस है और जिसकी ऊंचाई 115 मीटर है यानी 380 फीट है, वो यूकेलिप्टस से भी ज़्यादा लंबा है। तो ये दोनों पेड़ ही यहाँ पर होते हैं। तो सब कुछ उपलब्ध होने पर भी इनके विलुप्त होने के कई कारण हैं। इनके आवास को होता हुआ नुकसान, वन का विनाश, कीटनाशकों का बढ़ता हुआ उपयोग, शहरी विस्तार, सूखा, जलवायु परिवर्तन जैसे कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। तो पहली बार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि किस तरह तितलियों के अंदर माइग्रेशन होता है, कैसे ये हाइबरनेशन करती हैं, कैसे जाड़ों में अपने आप को एकत्रित करती हैं, कैसे अपना बचाव करती हैं।